नफरत भरी मोहब्बत। ये लाइन तो फिल्मी है, लेकिन इस वक्त देश की राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और पंडित नेहरू के रिश्ते पर। एक तरफ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 125वीं जयंती देश भर में मोदी सरकार मना रही है, तो दूसरी तरफ ये कहने से भी नहीं चूक रही है कि नेहरू की हर नीति से वो सहमत नहीं है। एक तरफ करोड़ों रुपए के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेहरू की समाधि पर कोई बीजेपी का नेता जाता तक नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नेहरू पर मोदी सरकार की नीति है क्या, और क्यों आज नेहरू पर सवाल उठ रहे हैं। नीति और नियत, इन्हीं दो शब्दों पर राजनीति की पूरी बिसात बिछी है, और अब इसी बिसात पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू घिर गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार के मुताबिक नेहरू की नीयत अच्छी थी, लेकिन नीति पर सवाल उठ सकते हैं। विवाद किसी भी नीति पर होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं जहां तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझता हूं, मैं कह सकता हूं उनकी नीति पर विवाद हो सकता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर कोई विवाद नहीं खड़ा कर सकता। राजनाथ सिंह का ये बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें नेहरू के उदार भारत को तहस नहस करने वालों से कार्यकर्ताओं को मुकाबला करने को कहा गया था। जो ताकतें ये कर रही हैं, उनका निशाना केवल नेहरू जी के व्यक्तित्व के प्रति नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा, उनकी दृष्टि, उनके जीवन भर के संघर्षों, उपलब्धियों और योगदान पर भी है। और आज जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं और इनके खिलाफ एक ही संगठन लड़ सकता है, सिर्फ आप लोग लड़ सकते हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। राहुल सोनिया के इन बयानों पर बीजेपी ने भी तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। जवाब देने वालों में खुद गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी भी शामिल हैं। पंडित नेहरू देश के हैं, कोई एक पार्टी या दूसरी पार्टी तो थे नहीं, प्रधानमंत्री थे, तो उनको याद करना बहुत अच्छी बात है, सबको याद करना चाहिए। राहुल जी से मैं ये जरूर चाहूंगा कि वो गुस्सा करने वाले लोग ये शब्दावली मैं समझता हूँ गरिमापूर्ण नहीं है। यानी एक तरफ नेहरू की नीति पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरासत पर तकरार भी हो रही है। एक तरफ बीजेपी नेहरू की नीतियों से सहमत भी नहीं है, लेकिन उनकी शान में कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कहते हैं एक तस्वीर ढेरों कहानियां कहती है। नेहरू के 125वें स्वर्णोत्सव पर नेहरू की तस्वीर के साथ साथ एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर भी कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रही है। राजनाथ सिंह ने मन से नेहरू की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनको राष्ट्र पुरुष और देश की धरोहर बुलाया। साफ है कि परिवारवाद की राजनीति पर टिकी कांग्रेस के लिए ये एक चिंता का विषय है, और यही वजह है कि दोनों ही गुटों के बीच नेहरू की विरासत को लेकर घमासान छिड़ गया है। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मुशीरुल हसन साहब जो कि फॉर्मर वीसी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, नफरत भरी मोहब्बत, सवाल यह है कि एक तरफ आप मना भी रहे हैं इस दिन को, दूसरी तरफ उनकी समाधि पर भी कोई नहीं जाता है, लेकिन लगता है जैसे आज का दिन आपने मुकर्रर कर दिया है देश को यह समझाने के लिए कि उनकी नीतियां बहुत गलत थी। क्या इसकी जरूरत है? देखिए, यहाँ कोई नफरत की सियासत या विरासत की जंग नहीं है, ये एक मानसिकता का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विरोध के बावजूद संवैधानिक पद और संवैधानिक मर्यादा का सम्मान करती है। कोई भी, हमारे कितने भी राजनीतिक विरोध रहे हो, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और आज उनकी 125वीं वर्षगांठ थी, इसलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया। इसमें और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, हमारे धुर राजनीतिक विरोध के बावजूद हमने वो सम्मान किया मर्यादा का, संवैधानिक पद का, परंतु कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बुलाया, वो तो एक अलग बात है। याद करिए वीर सावरकर, जिनको 2 जन्मों के काला पानी की सजा हुई थी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के राजनीतिक विरोध के चलते हुए पट्टिका उखाड़ के फेंकवा दी थी। तो हमारी मानसिकता
इनकी मानसिकता में अंतर है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, परंतु राष्ट्र के लिए जिस व्यक्ति ने जो कार्य किए हैं हम उसका सम्मान करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी को याद करिए। नेहरू जी ने भी धुर राजनीतिक विरोध के बावजूद उस समय के युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा था कि नहीं कि एक दिन यह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी नेहरू के अंदर जो उदारता की विरासत थी उसके संवाहक आज हम हैं। आज कांग्रेस के चरित्र में वह चीज दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन वही उदारता राकेश जी अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखती। वो उदारता वाजपेयी जी भी थे, उनका भी शासन देश ने देखा, लेकिन कभी इस तरह की जंग नहीं देखनी पड़ी देश को कि नेहरू ये थे या नेहरू वो थे या नेहरू की इस नीति पर। किन नीतियों पर एक तो मतभेद, वो भी चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में बताएं, और क्या इसकी जरूरत है? वाजपेयी जी ने भी शासन किया, तब तो किसी ने नहीं बताया कि नेहरू जी ये गलत थे और ये गलत कर दिया उन्होंने, उनकी ये गलतियां थी। देखिए, इतिहास में एक अवसर होता है जब हम चीज़ों पर विमर्श करते हैं। आज एक मैं बात कहना चाहता हूं कि इतिहास को खंडित रूप से नहीं देखें। जब प्रचलित राजनीति होती है तो हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मूल्यांकन का तरीका उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के रूप में करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा तो उसकी नीतियों में क्या खामियाजा थी जिसके कारण देश को, समाज को, जनता को क्या क्षति पहुंची, उनकी नीतियों में कौन सी ऐसी बातें थी जिसको हम विरासत के रूप में अपना सकते हैं। तो किसी व्यक्ति के साथ दो चीजें होती है, लेगेसी और बैगेज। बैगेज को हम छोड़ देते हैं, लेगेसी को अपना लेते हैं। ये बाइनरी चीजें जो पश्चिम से आई हैं, या तो मैं या तुम, ये स्टालिनवादी मानसिकता जो है कि किसी को महापुरुष बना दो और किसी को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दो। कांग्रेस ने मार्क्सवादियों के प्रभाव में, पहले कांग्रेस में ऐसी बात नहीं थी 40-50 के दशक में, बाद में जैसे जैसे कम्युनिस्टों का कांग्रेस पे प्रभाव पड़ा, कांग्रेसियों ने भी यही रास्ता अपना लिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के कैबिनेट के सदस्य थे, नेहरू जी सम्मान करते थे। संसद में विपक्ष में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता बने तब भी उनसे जाकर परामर्श करते थे, लेकिन उनको डंप कर दो चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विपरीत विचारधारा के हैं। मैं इतना ही कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि यदि आप दूसरों पर प्रहार करते हैं, यहां तक कि किसी को विघटनकारी करते हैं, सांप्रदायिक करते हैं, फासिस्ट करते हैं, तो आप भी आलोचना सहने की कैपेसिटी डेवलप कीजिए। आलोचना जो नहीं सहते हैं, आलोचना से परे कांग्रेस क्या कर रही है, नेहरू जी को आलोचना के परे रखना चाहती है। नेहरू जी पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी व्यक्ति है उसको भगवान मत बनाइए, उसको आलोचना के दायरे में रखिए, लेकिन सम्मान के साथ। आज आलोचना का एक स्तर कीजिए। कांग्रेस के लोग, संजय झा जैसे लोग क्या करते हैं, आलोचना का स्तर गिरा देते हैं। श्री गोलवलकर गुरुजी को गाली देंगे, संघ को गाली देंगे, नरेंद्र मोदी को गाली देंगे। तो आलोचना और विमर्श के अंतर को समझना चाहिए, और विमर्श को जब हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम भारतीय भारतीय विमर्श। ठीक है संजय जी। अंजना जी, देखिए ये कितना हास्य योग्य है कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो कहते हैं हर रोज कांग्रेस मुक्त भारत। ये उनका घृणा और क्रोध का उनका संवाद है। ये सिर्फ नेहरू जी के मर्यादा पर एक मैं समझता हूँ उन पर हमला नहीं है। ये महात्मा गांधी पर, सरदार पटेल पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर और भारत के आज़ादी के लिए जितने लोगों ने जान दिए उन सब पर मैं समझता हूँ कितना एक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक इनका सोच है, आप ये समझिए। दूसरी बात, ये सच्चाई है कि देखिए नेहरू जी देश के सिर्फ सबसे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक राजनेता थे, वो काल्पनिक राजनेता थे। और जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसके बारे में आज दुनिया चर्चा करती है, उसका स्थापना, उसका जो वो एक सोच और विचारधारा का पूरा श्रेय एक आधुनिक भारत जो हमारे सामने है वो नेहरू जी ने बनाया। लेकिन नेहरू जी ने यह बहुत पहले कहा था कि भारत का सबसे बड़ा जो खतरा हमारा, जो हम एक समावेश, एक जो संयुक्त देश बनना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो एक सांप्रदायिक शक्तियों का, और उनका जो पूरा जो उनका जो फोकस था वो आरएसएस पर था। मतलब संजय झा जी, देश ने जो जनादेश आया है वो सांप्रदायिक। एक सेकंड जरा आपसे ठहर के जरा समझ ले एक दो बातें। मतलब आप ये बता रहे हैं कि देश ने इस बार जो मतदान किया है उससे ऐसी सांप्रदायिक ताकतें सामने आई हैं और इसीलिए आप देश के प्रधानमंत्री को नेहरू जी के सेलिब्रेशन से अलग रखेंगे, ये बता रहे हैं आप? देखिए अंजना जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, हाँ। आप आज चाहे हम जो भी नाकार और नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आरएसएस इस देश को चला रही है, ये सच्चाई है।
दूसरी बात, आरएसएस ने क्या लिखा था अपने लेख पर कि नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी को नहीं उनका हत्या करना चाहिए था। आरएसएस, उन्होंने कहा था नाथूराम गोडसे पंडित नेहरू को मारते तो देश के लिए ज्यादा अच्छा होता। ये इनकी सोच है और चाहे हम इस बात को जितना भी पॉलिटिकली करके हम हटाएं, सिन्हा जी आप मत बोलिए, मैंने आपको नहीं टोका था, मैंने आपको नहीं टोका था, मैंने आपको नहीं टोका था, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए आप ये बताइए कि अंजना जी नहीं, एक बात सुन लीजिए, आप आपको सुनना होगा, संजय जी आपने गलत आरोप लगाया तो सुनना होगा। इंदिरा गांधी को जेल से रिहा करने के लिए इंदिरा गांधी को जेल से रिहा करने के लिए एक कांग्रेसी ने, अमेठी के कांग्रेसी ने हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था, अपचालन कर लिया था। क्या कांग्रेस दोषी था? आप मुझे बताइए, एक कांग्रेसी ने इंदिरा गांधी के लिए हवाई जहाज का अपचालन किया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी आरएसएस का भी नेता नहीं कहा, गलत था। आरएसएस ने अपने आप को अलग कर लिया उससे। आप गोलवलकर ने क्या कहा? राकेश जी का कहना है कि संघ ने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। एक ब्रेक के लिए मुझे मुशीरुल साहब रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आएंगे और ये एक दो बिंदुओं पर बहस से जरा बड़ी बहस तक पहुंचेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में आज जब हम इस युवा पीढ़ी के सामने उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या इस तरह की नफरत की जरूरत है। एक बहस को आगे लिए चलते हैं। मुशीरुल साहब आपके पास आते हुए, क्या इसकी जरूरत ऐसे वक्त पर है? नेहरू और उनकी नीतियों के साथ कांग्रेस पर आघात करने की कोशिश जो हो रही है, जरूरत है? नहीं, मैं उसमें एक और सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि क्या इतिहास को फिर से नए सिरे से लिखने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि मैं कहना चाहता था कि रेजीम चेंज से इतिहास नहीं बदल जाता है। इसलिए कि हिस्ट्री में ट्रेंड्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स का रोल होता है, उसको रीएवैल्यूएशन करना चाहिए, उसको क्रिटिकल असेसमेंट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक सरकार, नई सरकार बनी तो फिर आप हिस्ट्री को बिल्कुल बदल कर और तोड़ मरोड़ करके अलग समझने की कोशिश तोड़ मरोड़ रही है बीजेपी। मैं समझता हूँ कि कौन कर रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो माहौल है हाँ। उसमें यकीनन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये सवाल सीधे सुधांशु जी के पास है। संजय जी जल्दी से देखिए अंजना जी, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ। आज जो सरदार पटेल और पंडित नेहरू के रिश्ते के बारे में जो वाद विवाद शुरुआत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, यही इनका एक विभाजक जो एक राजनीति है, इसी के बारे में पंडित नेहरू को बहुत चिंता था। और ये क्यों हो रहा है? हाँ। क्योंकि आरएसएस के पास, आरएसएस का कोई भूमिका नहीं था जब भारत स्वतंत्र हुआ। आजादी में इन्होंने कोई लड़ाई के लिए, भारत के लिए कुछ भी नहीं किया। तो आज ये यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से गुमराह करे लोगों को। भारत के युवक क्या वो प्रधानमंत्री को बुलाकर बड़ा दिल आपने क्यों नहीं दिखा दिया? संजय जी, आपने बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा दिया? देखिए, मैंने आपको अंजना जी, मैंने आपको पहले ही कहा, जो व्यक्ति खुलेआम हर चुनाव अभियान में और हर जगह कांग्रेस के विरुद्ध एक आक्रोश, एक घृणा, एक जो क्रोध जो दिखाते हैं, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं अंजना जी? और ये इनका तो हमेशा इनका ये एक रणनीति रहा है। एक तरफ ये बोलिए, एक तरफ कुछ और बोलिए। कहने और करने में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। राजनीति की सच्चाई है जिसको राजनीति में मतभेद अब क्या इस तरह से दुश्मनी के रूप में उभरेगी देश में? दो बड़ी पार्टियों के सामने ये बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल देश के सामने है कि क्या इतिहास को फिर से नए सिरे से लिखने की कोशिश है? सुधांशु जी, मैं आपके पास लौटूंगी और सीधा सवाल यही होगा। कह रहे हैं मुशीरुल साहब कि वाकई इतिहास को नए सिरे से डिस्टॉर्ट करके, यानी उसमें कुछ विकृतियां लाके उसको पेश करने की कोशिश। अगर ऐसा है तो किन नीतियों पर आपको लगता है कि गलती हुई है नेहरू जी से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा बहुत जल्दी से कि एक देश, हर देश की एक कॉमन लेगेसी होती है, उसको बांटना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक कॉमन, यहाँ तो रस्साकशी चल रही है जिसको अंग्रेजी में टग ऑफ वॉर कहते हैं। टग ऑफ वॉर, जैसे कमर में रस्सी बांध के दोनों पार्टियां लगी हुई हैं कि किसको अपनी तरफ